सफलता का दरवाज़ा तभी खुलता है जब आप असफलता से मिली सीख को अपनी सबसे बड़ी सीढ़ी बनाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में मैथ्स के 50 ऐसे सबसे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा और यह वीडियो आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर ऐसे ही डॉट डॉट करके 10 के स्क्वायर का मान है 385। तो हमें 3 के स्क्वायर प्लस में 6 के स्क्वायर प्लस में 9 के स्क्वायर ऐसे ही डॉट डॉट करके 30 के स्क्वायर तक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर, इसमें हम 3 के स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस में बचेगा 2 का स्क्वायर और प्लस में बचेगा आपका 3 का स्क्वायर। ऐसे ही डॉट डॉट करके आपका बचेगा 10 के स्क्वायर तक। अब यहाँ पर हमें ज्ञात है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दी गई है 385। अब 3 का स्क्वायर आपका होता है 9। अब इन दोनों की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 की गुणा यदि हम 385 में कर दें तो 9 पना हो जाएगा 45, अंत में आएगा 5। तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। इसके बाद रिमाइंडर 4 है तो 9 8 72 और 4 76, यहाँ पर अंत में आ रहा 65। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी 3465 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जिसमें जो पहला तरीका होगा वह सबसे बेस्ट और सबसे कम समय में सॉल्व करने वाला तरीका होगा। तो यहाँ पर पहला मेथड है, यहाँ पर हमें ज्ञात है कि 9 पुरुष किसी कार्य को कर लेते हैं 20 दिनों में। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 20 तिहाई 60, यानी कि 60 दिनों में जो आपका पुरुष है वह 60 दिनों में 3 पुरुष मिलकर कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम महिलाओं के लिए भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है आपकी 4 महिलाएं और 15 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेती हैं। तो हम ज्ञात करेंगे कि 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगी। तो यहाँ पर देखें तो 5 तिया 15 और 4 तिया हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर 12 दिनों में महिलाएं कार्य को कंप्लीट कर लेंगी। तो यहाँ पर हम 60 और 12 का लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60। अब 60 की डिवाइड 60 से करेंगे तो आ जाएगा 1 और 12 की डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर पुरुष और महिला के बीच का जो रेशियो है वो आ गया 5 और 1। तो यहाँ पर टोटल वर्क है 60, तो 60 अपान में कर देंगे 5 और 1 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 दिन, यानी कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से
2.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन है 5,578 रुपये। तो x का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि जो मूलधन है वह कितना था। तो यहाँ पर हमें ब्याज की जो गणना करनी है वह 10 मासिक के आधार पर करनी है और 2.5 वर्ष है। तो 2.5 वर्ष में टोटल 30 महीने होते हैं। तो यहाँ पर 10 माह के अनुसार यहाँ पर हमें 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना होगा और यहाँ पर 12% वार्षिक दर है। तो यहाँ पर 10 महीने के लिए जो दर आएगी वो आ जाएगी 10%। अब यहाँ पर हम 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 10% का मान होता है 1/10, यानी कि जो ब्याज है वह 10 से हो रही है 11। तो 10 से ब्याज हो रही है यहाँ पर 11। तो 3 वर्ष के 3 बार के लिए तो यहाँ पर लगा देंगे क्यूब। अब यहाँ पर 10 का क्यूब होता है आपका 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। अब यहाँ पर 1331 की वैल्यू तो दी गई है 5578। तो 5578 है यहाँ पर 1331 की वैल्यू। अब हमें ज्ञात करना है 1000 की वैल्यू। यहाँ पर हम देखें तो अंत में है 1 और यहाँ पर देखें तो 8, यानी कि अंत में 8 आएगा और 3 जीरो आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है 38,000, जिसमें है अंत में 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 38,000, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अपनी सामान्य चाल का 2/5 से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट देरी से पहुंचता है, तो अपने घर और कार्यालय की बीच की दूरी तय करने में उसका सामान्य समय कितना है। तो यहाँ पर पहले चाल थी 5, अब हो चुकी है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो समय का रेशियो होगा वो आ जाएगा 2:5। अब हमें ज्ञात करना है कि जो अभिजीत की चाल है वह उस समय कितनी समय लग रहा था सबसे पहले। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 48 मिनट का और यहाँ पर डिफरेंस है 3 रेशियो का। तो 3 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 48। अब हमें यहाँ पर निकालना है 2 रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पर 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16×3=48, यानी कि 16 दूना 32 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P एक आयत है जिसमें ABCD के अंदर कोई बिंदु है, जिसमें PA बराबर है 25 सेंटीमीटर, PB 33 और PD बराबर है 56 सेंटीमीटर। तो PC की हमें लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक चतुर्भुज है जहाँ पर अंदर एक बिंदु है P। अब यहाँ से PA और यहाँ से PB और यहाँ से PC और PD, ये कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर है आपका P। तो यहाँ पर है A, यहाँ पर है B और यहाँ पर है C और यहाँ पर है D। यहाँ से हमें PC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि P और जो C है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि PA² प्लस में PC² बराबर होता है PD² प्लस में PB² के। तो यहाँ पर हम PA का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 25 का स्क्वायर यहाँ पर होता है आपका 625। इसके बाद यहाँ पर हमें ज्ञात करना है PC का मान, तो PC² कर लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे PB का स्क्वायर, तो PB है 33। अब 33 का स्क्वायर हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर 33 का स्क्वायर होता है आपका 1089। इसके बाद प्लस में है आपका PB का स्क्वायर, तो PD का स्क्वायर होता है यहाँ पर है 56। तो 56 का स्क्वायर होता है 3136। अब यहाँ पर हम 1089 और 3136 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4225। अब इस 4225 में से इस 625 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3600 और यहाँ पर आ जाएगा आपका PC²। तो यहाँ पर आ गया 3600। तो यहाँ से आपकी PC की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60, ऑप्शन नंबर 3। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 36% सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 24%, तो 24% सांद्रता वाले कितने लीटर दूध को 72% सांद्रता वाले 18 लीटर दूध में मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्राप्त करना है 36% सांद्रता। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड। तो 72 में से 36 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 36, और 36 में से 24 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब यहाँ पर 12 जो रेशियो है इसकी वैल्यू है 18 लीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि 36 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर 36 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 18/12 और इंटू में 36। तो 12 तियाँ हो जाएगा 36 और 18 त्रिक हो जाएगा 54, यानी कि 54 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि यदि 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला यह है कि n+1 में 2, और इसी बेस पर एक क्वेश्चन है कि 1 की पावर 5 प्लस में 2 की पावर 5 प्लस में 3 की पावर 5, ऐसे करके डॉट 20 की पावर 5 तक में हमें ज्ञात करना है इकाई का अंक क्या होगा। तो हम यहाँ पर 1 प्लस में 2 और प्लस में 3 ऐसे ही करके हम 20 तक का हम निकालेंगे यहाँ पर योग। तो इसके लिए फार्मूला हमने आपको बता दिया है कि n+1 में 2 होता है। तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 20। तो 20 और प्लस में n+1 यानी कि आपका 20 और 1 21 और अपान में आ जाएगा 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 20 में जाएगा 10 बार, और 21 को गुणा 10 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 210। अब इस 210 में जो यूनिट डिजिट है वो है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर इकाई का अंक जो होगा वो होगा 0, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15,245 में अनुगामी शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि अंत में कितने शून्य हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि यहाँ पर लिखा है 15,245, तो लिखेंगे हम 15,245। अब इसको हम काटेंगे शुरू से 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 चौके 20 और हो जाएगा 5 नवा 45। फिर से इसको 5 से ही काटेंगे कि 5 छक्का 30 और यहाँ पर आ जाएगा 5 नवा 45। फिर से इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5 होगा, 5 दूना 10 और 5 एकन्नम 5। जो बच रहा है उसे बचने देना, हमें सिर्फ और सिर्फ इसे 5 से काटते जाना है जब तक 5 से कटेगा। फिर से इसको हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 दूना 10 और 5 चौके 20, और फिर से इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 5 चौके 20। अब यह 5 से नहीं कटेगा। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से लेकर इन सभी का हमें कर लेना है योग, और यही होगी अंत में शून्यों की संख्या। तो आइए हम इसका यदि योग कर लें, यानी कि 3049 प्लस में 609 प्लस में 121 और प्लस में 24 और प्लस में 4 करेंगे। यदि हम इन सब को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 3807, यानी कि अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो हो जाएगी 3807। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3807। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक भाग किए बिना इस संख्या को 9 से भाग देने पर हमें ज्ञात करना है कि शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर संख्या है 28, फिर है 73 और फिर है 54 और फिर है 29। हमें ज्ञात करना है कि इसको 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो 9 से भाग देने का रूल यह है कि सभी अंकों का योग कर दें और उसको 9 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर 9 है तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 कैंसिल 9 होता है, और यहाँ पर 7 और 2 यहाँ पर भी 9 होता है। इसके बाद 8 3 11 और 11 2 13। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 4, यानी कि इस पूरी संख्या को यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, तो 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर है 15 व्यक्ति, तो हम लिखेंगे 15, 7 दिन है तो यहाँ पर लिखेंगे 7,
और यहाँ पर है 35 बॉक्स। तो जो काम होता है, जो वर्क होता है, उसको हम करते हैं बटे में। तो 15 गुणा 7 अपान में हो जाएगा 35। इसके बाद है यहाँ पर 5 दिन, तो 5 की गुणा करेंगे। और यहाँ पर है 65 बॉक्स, तो हम वर्क को नीचे करते हैं। तो यहाँ पर 65 और इंटू में ज्ञात करना है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं हम x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 पन्ना हो जाएगा 35 और 5 तिया हो जाएगा 15। इसके बाद 5 से काटेंगे तो 13 पाँचे हो जाएगा 65 और 13 तिया हो जाएगा 39, यानी कि 39 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 39। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 10 पुरुष हैं और उस कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। इसके बाद 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। तो 6 दिनों तक तो 10 पुरुष काम करेंगे ही करेंगे। तो 6 इंटू में हो जाएगा 10 और फिर लगा देंगे प्लस। इसके बाद 6 दिन बाद 5 पुरुष और आ जाते हैं। तो पहले थे 10, 5 और आ गए तो हो जाएंगे 15। अब हमें ज्ञात करना है कि कितने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं x दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो 18 का गुणा 10 में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 180। 6 का गुणा 10 में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60 और प्लस में 15x। अब यहाँ पर 180 में 60 जाएगा तो आ जाएगा 120 और बराबर में आ जाएगा 15x। अब x का यहाँ से मान निकालेंगे तो 15 अट्ठे हो जाएगा 120। तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 8, यानी कि 8 दिनों में वह काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 दिन। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके व्यास की लंबाई है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर है आपका 21 सेंटीमीटर व्यास की लंबाई। तो हमें ज्ञात करना है उस अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है 36r अपान में होता है आपका 7। तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे और निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ पर 36 है और r की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है 21 सेंटीमीटर, जबकि ये आपका व्यास है। तो व्यास जो होता है इसको त्रिज्या निकालने के लिए हम बटा 2 करते हैं और अपान में आपका 7 पहले से ही है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 त्रिक हो जाएगा आपका 21 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 18। अब 18 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 त्रिक हो जाएगा 54, यानी कि उस अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा वो आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी, यानी कि एक व्यक्ति है उसको 1 घंटे में तय करनी है टोटल दूरी 8 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है, यानी कि वह 1/3 समय में, तो हमारा जो बचा हुआ समय है, मान लेते कि उसने 1/3 समय में 1/4 दूरी को कंप्लीट कर लिया। तो जो हमारा बचा हुआ समय आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर ये समय है तो आ जाएगा बचा हुआ समय 2/3 और बची हुई दूरी आ जाएगी यहाँ पर 1/4 को कंप्लीट कर चुका है तो बचेगा आपका 3/4। अब यहाँ पर जो टोटल दूरी है वो यहाँ पर है आपकी 8 किलोमीटर। तो इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 3 दूना हो जाएगा 6, यानी कि हमें तय करनी है 3 किलोमीटर की दूरी और 2/3 समय में। तो हमें निकालना है कि वह ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंच जाए। तो हमें निकालना है कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें निकालना है स्पीड। तो टोटल जो दूरी है वो है आपकी 6 किलोमीटर और जो समय है वो है आपका 2 में है आपका 3। तो ये 3 आपका जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/2 और इंटू में हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार तो 2 3 हो जाएगा 6 और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9, यानी कि उस व्यक्ति को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 600 रुपये में पूरे करने का अनुबंध करते हैं।
ए अकेले इसे 4 दिन में कंप्लीट कर देता है, यानी कि जो ए है वह उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और जो बी है वह 6 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। जो बी है वह 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है और सी भी, यानी कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि सी का जो भुगतान का हिस्सा है वह कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे इन सभी का क्षमता। तो इन सभी की जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 12। अब यहाँ पर हम 4 की डिवाइड 12 से करेंगे तो आ जाएगा 3, 6 की डिवाइड 12 से करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 की डिवाइड 12 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पर ए की जो क्षमता है वो है 3, बी की क्षमता 2 है और तीनों की क्षमता यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर सी की क्षमता आ जाएगी ए प्लस बी माइनस में ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 और 2 हो जाएगा आपका 5, और 5 में से यहाँ पर 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 2 और सी की क्षमता आ गई 1, और क्षमता के अनुसार ही पैसा बांटा जाता है। तो टोटल है आपका 600 रुपये, और इनकी क्षमता टोटल हो जाएगी 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पर 6 रेशियो का मान हो जाएगा आपका 600। अब हमें निकालना है सी की क्षमता, सी का रुपया। तो सी जो है उसकी क्षमता है 1, तो हमें ज्ञात करना है 1 रेशियो का मान। तो 600 अपान में हो जाएगा आपका 6। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 1 रेशियो का मान आ जाएगा आपका 100, यानी कि जो सी का पैसा होगा वो हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 100, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना अंकित करता है। मान लेते हैं कि 7/5 गुना अंकित करता है, तो यहाँ पर 5 की वस्तु को बेच रहा है वह व्यापारी 7 रुपये में। इसके बाद है उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया, यानी कि उसका अंकित मूल्य है यहाँ पर 7, उसी के 17/20, तो 20 का गुणा हो जाएगा आपका इस तरफ। अब हमें निकालना है कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वह कितना है। तो 20 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 100, और 17 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर आपका 119। अब हमें ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो 100 की चीज़ को 119 पर बेचा, यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट 19% का प्रॉफिट, यानी कि उस व्यापारी को 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 19%, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 2684। इसको हम 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक हो जाएगा आपका 21, बचेगा 5, 7 8 56, बचेगा 2। अब यहाँ पर ये नहीं कट रहा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ए, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यह 7 से नहीं कट रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका यहाँ पर 2534। अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा आपका। इसके बाद बचेगा 4, 7 छंग 42, फिर 1 बचेगा, और यहाँ पर 7 छंग 42, और यहाँ पर आ जाएगा 14 है, तो 7 दूना हो जाएगा 14, यानी कि बी ऑप्शन आपका 7 से विभाज्य है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह बी जो है वह 11 से भी विभाज्य है। तो 25 है और यहाँ पर है 34। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 और माइनस 5 4 9। अब ना तो इनका जो डिफरेंस है वो ना तो 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है, यानी कि यह संख्या जो है वह 11 से विभाज्य नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यह भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका 3014। तो इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, बचेगा 2 7 21, और हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो 7 से विभाज्य नहीं है। अब 3 ऑप्शन हमारे 7 से विभाज्य नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको काटेंगे 7 से, तो 7 दूना हो जाएगा 14, 3 बचेगा 7 पना 35 और 7 21, यानी कि यह संख्या 7 से कट रही है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 11 से कट रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर 7 और 1 आ जाएगा 8, और इनका डिफरेंस 7 और 1 8।
अब इनका डिफरेंस आ गया 0, यानी कि यह संख्या आपकी 11 से भी भाज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमें 5 से लेकर 11 तक की टोटल संख्याओं को ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो 11 में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे 5 को और इसमें हम प्लस कर देंगे 1 को, तो हमें टोटल संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका यहाँ पर 6, और 6 में से 1 जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 7, यानी कि 5 और 11 से लेकर यहाँ पर टोटल 7 संख्याएँ होती हैं, जैसे कि 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पर टोटल 7 संख्याएँ होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है 3 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ पर आपकी 100 से लेकर हमें ज्ञात करना है 999 तक की संख्याओं, टोटल कितनी संख्याएं होंगी। तो 999 में हम घटाएंगे 100 को और उसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 990। तो यहाँ पर घटाने पर आपका आ जाएगा 900, टोटल आ जाएगा यहाँ पर 900। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना कि 2 या फिर 5 से कितनी विभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काटेंगे 900 को 2 से, इसके बाद 900 को हम यहाँ पर 5 से भी काटेंगे और इन दोनों का एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 10। तो इस 900 को हम यहाँ पर 10 से भी काटेंगे और तीनों का देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। तो 900 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 450। इसके बाद 900 को 10 से काटेंगे तो आ जाएगा 90 और 900 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका प्राप्त हो जाएगा 180। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि 2 या फिर 5 से ऐसी कितनी संख्या हैं जो विभाज्य है। तो इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों संख्याएं यानी कि 2 और 5 से कटती हैं वो टोटल है आपके पास 90। अब यहाँ पर जो 2 से कटती है वो यहाँ पर है आपकी 450। तो 450 में हम 90 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 360। इसके बाद जो टोटल 5 से कटने वाली संख्या है वो है 180। 180 में हम 90 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 90। अब हमें इन तीनों का योग ज्ञात करना है। तो 360 प्लस में करना है 90 और प्लस में करना है हमें 90। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 540, यानी कि 3 अंकों में ऐसी जो संख्याएं हैं जो 2 और या फिर 5 से विभाज्य हैं वो टोटल संख्या है 540। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। कि ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी इसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कर सकता है, तो उन्हें एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन को कोई अलग तरीके से करता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सबसे स्मार्ट अप्रोच हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले इस प्रकार से कुछ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए जो है तो ए है वह यहाँ पर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, यानी कि जो ए है वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और उस कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो हम ज्ञात कर लेंगे कि वह 9 घंटे में यदि कार्य करे तो कितने दिन लगेंगे। तो 9 घंटे कार्य करा तो उसको कितना दिन लगेगा, हम यहाँ पर ये सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 की वैल्यू x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 छक्का 90 और 90 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 10, यानी कि जो ए है वह 10 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद हम बी को भी इसी प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे कि बी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर बी जो है वो 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कर सकता है, यानी कि वह बी जो है वह 5 घंटे कार्य करता है और उस कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो हम ज्ञात कर लेंगे कि वह 9 घंटे कार्य करे तो कितने दिन उसे लगेंगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 50/9 दिन, यानी कि जो b है वह उस कार्य को 50/9 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अब हम इन दोनों को एक साथ काम करवा कर निकाल लेंगे दिनों की संख्या। तो
तो यहाँ पर जो ए है उसको लग रहे हैं आपको यहाँ पर 10 दिन लग रहे हैं ए को, और जो बी है उसको लग रहे हैं 50/9 दिन। तो जो बी है उसको यहाँ पर 50/9 दिन और जो ए है उसको लग रहे हैं 10 दिन। अब यहाँ पर हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 50 जो होगा टोटल वर्क यानी कि टोटल काम। अब 10 की डिवाइड 50 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5 जो कि ए की एफिशिएंसी होगी। अब यहाँ पर 50/9 का डिवाइड करेंगे 50 से तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 जो कि बी की एफिशिएंसी होगी। अब हमें ज्ञात करना है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो यहाँ पर है 50 और इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर 5 और 9, 9 5 14। 50 में 14 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 बटे में आ जाएगा 7 दिन। अब 7 से 25 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 21 बचेगा 4 अपान में आ जाएगा 7। तो 3 सही 4/7 दिन में ए और बी मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 सही 4/7 दिन, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत स्थान बी पर जाने के लिए विषुवत स्थान ए से सुबह 10 बजे चलता है और स्थान ए पर जाने के लिए सुदीप स्थान बी से दोपहर 2 बजे चलता है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 556 किलोमीटर। तो मान लेते हैं ये एक स्थान है ए से बी, जो कि यहाँ पर बी से चलता है सुदीप और ए से चलता है विष्णु, और टोटल जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो है यहाँ पर 556 किलोमीटर, जो कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दी गई है। अब इसके बाद जो ए है यानी कि जो विष्णु है वह सुबह 10 बजे चलता है और उसकी जो स्पीड है वो है 42 किलोमीटर पर आवर, और जो सुदीप है उसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर और वह 2 बजे चलता है, यानी कि जो विष्णु है वह 2 बजे तक अकेले चलता है। तो इसकी हम अकेले की डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो विष्णु है वह 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 बजे से 2 बजे तक यानी कि 4 घंटे अकेले चल रहा है। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आ जाएगी 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 168 किलोमीटर, यानी कि जो विष्णु है वह 168 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है 2 बजे तक में। यानी कि हम यहाँ पर 168 किलोमीटर को 556 किलोमीटर में यानी कि टोटल डिस्टेंस से सबसे पहले माइनस कर लेंगे। तो 556 में से हम 168 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, 4 में से 14 में से 6 जाएगा तब भी 8 आएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब जो टोटल डिस्टेंस बची है वो बची है यहाँ पर 388 किलोमीटर। अब यहाँ से आपका विष्णु भी जाएगा और यहाँ से सुदीप भी जाएगा, क्योंकि सुदीप भी 2 बजे से चलना प्रारंभ कर देता है। अब ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी जुड़ेगी। अब यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो है 388, तो 388 अपान में कर लेंगे दोनों की डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो विष्णु की डिस्टेंस है दी गई है वो है 42 किलोमीटर पर आवर और सुदीप की है 55 किलोमीटर पर आवर। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 5 4 9 यानी कि 97 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा आपका 4 बार, यानी कि 4 घंटे के बाद विष्णु और सुदीप एक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 बजे से स्टार्ट करते हैं, 2 बजे के बाद 4 घंटे और ऐड कर लेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6 घंटे, यानी कि 6 PM पर सुदीप और विष्णु मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6 PM, ऑप्शन नंबर डी। और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। सबसे पहले आप क्वेश्चनों को अपने से सॉल्व करें, जब क्वेश्चन आपके अपने से सॉल्व ना हो तभी वीडियो को आगे देखें। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 85, 85 और 154 मीटर हैं। तो हमें जब भी त्रिभुज की विमाएं ज्ञात हो तो हम जो फार्मूला लगाते हैं क्षेत्रफल के लिए वो लगाते हैं हम हीरोइंस फार्मूला, जबकि यहाँ पर हमें 2 भुजाएं जो दी गई हैं वो दी गई हैं यहाँ पर सेम भुजाएं हैं, यानी कि यहाँ पर जो ट्रायंगल है
वो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर ये है 85 और ये है 85 और जो नीचे की भुजा है वो यहाँ पर है आपकी 154, जो कि टोटल लंबाई है यहाँ पर 154। अब यहाँ पर हम ऊपर से एक लंब डालेंगे तो यहाँ पर ये हो चुका है आपका लंब, जो कि यहाँ पर आएगा 90 डिग्री और इस रेखा को दो बराबर भुजाओं में विभाजित भी करेगा, जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 77 मीटर और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 77 मीटर। अब जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है ये हाइट और ये एक भुजा, इन दोनों में से कोई एक भुजा। तो यहाँ पर जो हाइट होगी उसे हम पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर है 85 और यहाँ पर है 77, तो 85, 77 और 36 का एक होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ पर जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 36। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 36 इंटू में आ जाएगा आपका 77। तो 77 की गुणा हम 36 से करेंगे तो 6 7 42, यानी कि अंत में आएगा आपका 2। तो अंत में 2 वाले ऑप्शन यहाँ पर 2 हैं, यानी कि यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन आपका जो डी है, ये तो ऑप्शन नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर है 77 जो कि 11 का मल्टीपल है। अब हम इन दोनों ऑप्शनों में 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर चेक करेंगे तो 7 2 9 और 8 2 10। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2772, यानी कि यहाँ पर जो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा वो आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर है 41 तो x माइनस 20 की पावर 2021 प्लस में y माइनस 21 की पावर 2021 का मान हमें ज्ञात कर लेता है। तो मान लेते हैं कि x का मान यहाँ पर है आपका 20, x का मान 20 है और y का मान हम 21 रख लेंगे और इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि x प्लस वाई बराबर है 41, यहाँ पर भी आपका x प्लस वाई बराबर है 41। अब यहाँ पर x माइनस 20 है तो x की वैल्यू 20 है और माइनस में भी 20 है। तो यहाँ पर x माइनस 20 है तो 20 में से 20 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब 0 की पावर कुछ भी हो उसका मान 0 ही होता है। इसके बाद है प्लस, अब प्लस के बाद है y माइनस 21, तो y का मान है 21, तो 21 में से 21 चला जाएगा तो आ जाएगा 0। अब 0 की कोई भी पावर हो उसका मान आता है 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा यह है कि पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त को बना लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा यह एक वृत्त है, यहाँ पर हम सबसे पहले एक वृत्त को बनाएंगे तो ये हमारा एक वृत्त है। अब इसकी दो जीवाएं को निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, जिनके नाम पी क्यू है और ये जीवा है आर एस। अब पी क्यू की लंबाई जो है वो है 48 सेंटीमीटर और जो आर एस की लंबाई है वो है 40 सेंटीमीटर। यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में है और उनके बीच की जो दूरी है वो है 22 सेंटीमीटर। अब इनके जो बीच की दूरी है वो यहाँ पर है आपकी 22 सेंटीमीटर और मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पर केंद्र है वृत्त का। तो हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये वाली हमें लंबाई ज्ञात करना है कि ये वाली लंबाई क्या होगी। अब जो ये यहाँ पर केंद्र से एक सीधी रेखा आती है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है और इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आर एस की लंबाई है 40, तो दोनों तरफ हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात है कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है आपकी व्यास। तो व्यास बराबर होता है आपका 2r, जो कि यहाँ पर आपका बड़ा होगा 48 से, क्योंकि यहाँ पर 48 सेंटीमीटर सबसे बड़ी जीवा है। अब यहाँ पर r जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 24 से, जो त्रिज्या होगी वो होगी 24 से बड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को देखें और ऑप्शन डी को देखें तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन सी है, जिसमें 25 और 35 है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को रख कर चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन ए में है 25, तो मान लेते हैं त्रिज्या का मान है यहाँ पर 25, तो 25 20 और यहाँ पर आपका 15 का होता है ट्रिपलेट। तो ये वाली जो भुजा है बीच वाली ये आ जाएगी आपकी 15।
इसके बाद यहाँ पर भी हम 25 रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 25 रखेंगे और यहाँ पर है आपका 24। तो 25, 24 और 7 का भी एक ट्रिपलेट होता है और इन दोनों की भुजाओं का जो बीच की दूरी है वो है 22 और 15 और 7 भी आ गया 22, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का 25 जो आंसर है वह बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, जो कि होगी वृत्त की त्रिज्या। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 111 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं जो होती है उन विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज होता है, जो औसत होता है वो n के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर संख्या है 119, तो जो इनका औसत होगा वो आपका 119 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा 119। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग है 38 सेंटीमीटर। तो जो घनाभ की लंबाई होती है उसको L कहते हैं और जो ऊंचाई होती है उसको B कहते हैं, और जो यहाँ पर ऊंचाई LBH का जो मान है वो यहाँ पर है 38 सेंटीमीटर और उसका विकर्ण है 22 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू में LB प्लस का BH और प्लस का HL। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों तरफ कर लेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस का आ जाएगा B स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपका H स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2LB प्लस का BH और प्लस का आ जाएगा आपका HL और बराबर में आ जाएगा 38 का स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर जो होता है वो होता है विकर्ण की लंबाई। तो आपको विकर्ण का फार्मूला पता होगा कि D बराबर होता है आपका L स्क्वायर, H स्क्वायर और B स्क्वायर रूट के अंदर। तो रूट हटेगा तो दोनों तरफ लग जाएगा स्क्वायर, तो यानी कि D स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू है, यानी कि विकर्ण के स्क्वायर की। तो विकर्ण यहाँ पर है 22 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 22 का स्क्वायर और प्लस में अब 2 इंटू में LB BH HL ये आपका होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ये होता फार्मूला और बराबर में आ जाएगा आपका 38 का स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो 38 स्क्वायर में से हम 22 के स्क्वायर को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 38 का स्क्वायर माइनस का 22 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये फार्मूला लगाएंगे बीजगणित का, जो कि होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो उसका फार्मूला होता है A प्लस बी और A माइनस बी। तो यहाँ पर A प्लस बी करेंगे तो 38 और 22 हो जाएगा आपका 60 और A माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर 38 में से 22 को घटा देंगे तो आ जाएगा 16। अब दोनों की गुणा कर देंगे तो 16 छक्का हो जाएगा 96, यानी कि 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है और यह क्वेश्चन SSC CGL 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये अलजेब्रा का एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। तो आपको एडवांस मैथ भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी की एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन एडवांस मैथ के भी होते हैं। तो यदि आपके अर्थमेटिक बस के ही सही होते हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन ही सही होंगे। तो इस 15 क्वेश्चनों में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आपको एडवांस मैथ भी सीखनी होगी। और यह क्वेश्चन आपका एडवांस मैथ का है। क्वेश्चन है कि 326 प्लस 222 का होल स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का होल स्क्वायर और अपान में है 326 इंटू में है 74। अब हमें इसको सरल करना है। तो ऊपर वाली संख्या को देखकर आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा। फार्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका बराबर होता है 4AB के। यानी कि हम इस पूरी ऊपर वाली संख्या की जगह हम रखेंगे 4AB को। तो यहाँ पर आपका 4AB हम रखेंगे, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे इंटू में A की जगह है 326 तो लिखेंगे 326 और B की जगह है यहाँ पर 222 तो 222 और नीचे वाली संख्या को हम एज इट इज़ रख देंगे। तो यहाँ पर है 326 और इंटू में है यहाँ पर 74।
अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 326 से आपका 326 कट जाएगा और 74 से 222 3 बार में कट जाएगा और 4 तियाँ आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। और आपको यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह जो फॉर्मूला था इसको आपको याद में रखना है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 26,000 और सी को 4 वर्ष के लिए 15,000 उधार दिए। तो हम मान लेते हैं कि बी को यहाँ पर 2 वर्ष के लिए 26,000 रुपये दिए थे। तो यहाँ पर जो टोटल रुपया है वो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो 26 दूना हो जाएगा आपका 52,000 रुपये। यानी कि बी को दिया गया जो रुपया है वो है मान लेते हैं 52,000 है सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए। और सी को यहाँ पर दिया गया रुपया है 4 साल के लिए 15,000 रुपये। तो 15 चौके हो जाएगा आपका 60,000। यानी कि 1 वर्ष के लिए 60,000 रुपये बी को सी को दिया गया। अब टोटल रुपया यहाँ से आ जाएगा 1,12,000 रुपये। और यहाँ पर जो ब्याज है वो है 8960 रुपये 1 वर्ष के लिए। तो हम मान लेते हैं कि 1 वर्ष के लिए सारा चीज़ है। तो यहाँ पर हमें निकालनी है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर हो जाएगी आपका टोटल रुपया यानी कि मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर है आपका 1,12,000। तो हम लिखेंगे 1,12,000 मूलधन हो गया। इंटू में दर हमें ज्ञात करनी है, इंटू में समय यहाँ पर 1 वर्ष का है और अपान में आ जाएगा 100। अब यहाँ पर जो ब्याज है वो हमें यहाँ पर प्राप्त है, हमारी ब्याज है 8960 रुपये। तो हम इसको 8960 के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 112 से 896 को काटेंगे तो ये जाएगा आपका 8 बार। यानी कि यहाँ पर जो ब्याज की दर आ जाएगी वो आ जाएगी 8%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस 3 अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा माइनस का 22 डिग्री है, जहाँ पर जो 3 अल्फ़ा है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें ज्ञात करना है अल्फ़ा का मान। तो आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वो पता होगा कि यदि साइन अल्फ़ा बराबर हो आपका साइन वो कॉस बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा और प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री। ये आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा आपको दिमाग में याद रखना होगा। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह ये है और बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 22 डिग्री है। तो यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा 3 अल्फ़ा और प्लस में आ जाएगा बीटा की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस में 22 और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री के बराबर। अब 3 और 1 यहाँ से 4 अल्फ़ा बराबर आ जाएगा माइनस का 22 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 112। तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8 और 4 अठे 32। यानी कि अल्फ़ा का मान यहाँ से आ जाएगा 28 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर सबसे पहले अपने से देना है। और यदि क्वेश्चन आंसर नहीं आता तभी आपको वीडियो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही दी गई छूट पर 8% की नगद छूट देता है और फिर भी वह क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यानी कि जो खुदरा विक्रेता है मान लेते हैं उसका जो अंकित मूल्य है वो है x रुपये, तो उस पर दिया 25% का डिस्काउंट यानी कि बचा 75%। इसके बाद उसने नगद पर भी 8% का डिस्काउंट दिया यानी कि बचा कितना 92%। अब जो ये वैल्यू है वह उसके 117.3% के बराबर लाभ भी प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 117.3%। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे और हमें ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 25 तियाँ हो जाएगा 75 और 25 चौके हो जाएगा 100। 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 तियाँ हो जाएगा 12।
3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 9 27 और 3 एक नम 3। अब 23 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 17 बार और यहाँ पर एक है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 170, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो है 100 और यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो है 170। तो यहाँ पर अंकित मूल्य जो है वो 70% ज़्यादा है क्रय मूल्य से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 70%, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है 4, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ है स्क्वायर, तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस का आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 tan थीटा और इंटू में कॉट थीटा का मान हो जाएगा 4 चौक 16। अब यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 बराबर में आ जाएगा 16। अब यहाँ पर माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 16 और 2 हो जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वह 94 प्रश्न के उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए उसे 4 अंक दिए जाते हैं, तो यहाँ पर टोटल उसके 141 अंक सही होते हैं और यहाँ पर 94 प्रश्न है। तो मान लेते हैं कि 94 प्रश्न के 94 प्रश्न उसके सही हो गए, तो यहाँ पर उसके अंक आते 4 चौक 16 और 4 निया 36 और 1 37, यानी कि 376 अंक होने चाहिए, लेकिन उसके अंक यहाँ पर आए हुए हैं 141। अब यहाँ पर हम 376 में 141 को कर देंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 235 अंक। अब उसके प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसका एक प्रश्न गलत हो गया तो 4 तो कटेगा ही कटेगा, प्लस में 1 और कट जाएगा, यानी कि कटेगा 5। तो हम यहाँ पर 235 में से 5 का कर देंगे डिवाइड, तो 235 में से हम भाग दे देंगे 5 का, तो 5 चौके हो जाएगा आपका 20, बचेगा 3 और 5 सते 35, यानी कि उसके 47 क्वेश्चन गलत थे और हमें गलत उत्तरों की संख्या ही ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर 47 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। और व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना अंकित करता है, यानी कि एक वस्तु है, वस्तु में होती है एक कॉस्ट प्राइस एक सेलिंग प्राइस, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होती है विक्रय मूल्य। तो 7/5 गुना अंकित करता है, यानी कि वह 5 की वस्तु थी और उसको 7 गुना अंकित कर देता है। इसके बाद बोलता है कि उस अंकित मूल्य पर 17/20 पर बेच देता है, यानी कि हम इस सेलिंग प्राइस का हम कर देंगे 17/20। तो यह 20 इस तरफ कॉस्ट प्राइस की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और गुणा में आ जाएगा 20। अब यहाँ से ये वाला 20 जो है वह हट चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पर आ जाएगा 17 सत्ते 119। अब हमें ज्ञात करना है कि उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ कितना है, कि कितने प्रतिशत का उस व्यापारी को लाभ हुआ। तो यहाँ पर 100 की वस्तु 119 में बेची गई है, तो यहाँ पर 19% का डायरेक्ट लाभ देखने को मिल रहा है, यानी कि उस व्यापारी को उस वस्तु को बेचने पर 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 19%। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। तो हमें ज्ञात करना है कि मूल भिन्न क्या है। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। पहला ऑप्शन है ए 1/2। हम इन दोनों में अंश और हर दोनों में हम यहाँ पर जोड़कर ट्राई करेंगे 2। तो यहाँ पर 1 + 2 और 2 + 2, तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त करना है 3/5, तो यहाँ पर आ रहा है 3/4, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है यह करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में है आपका 1/3। अब हम अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे,
तो 2 और 1 हो जाएगा 3 और 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है 3/5 और हमें जोड़ने पर 3/5 ही प्राप्त होना था, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग है 7। तो इन चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो अंकों का योग 7 ही सभी ऑप्शनों में है। इसके बाद यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में से 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि मूल संख्या क्या होगी। तो चारों ऑप्शनों में जो अंकों के योग हैं वो है 7। अब हम ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे इसके अंक पलट कर। तो इसमें है 34, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा हमारा 43। अब 43 में हम जोड़ेंगे 3 को तो यहाँ पर हो जाएगा 46। क्या 34 का यह 4 गुना है? तो यहाँ पर 34 का यह 4 गुना नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में है 61। तो 61 का अंकों को पलट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, जो कि ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है 25। तो 25 के अंकों को पलट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52। अब 52 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 55। क्या यह 25 का 55 जो है वह 4 गुना है? तो यहाँ पर 25 का 55 4 गुना नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 16, 16 को अंकों को पलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 61। अब 61 में यहाँ पर हम 3 को जोड़ लेंगे तो 61 और 3 हो जाएगा 64। तो यह 16 का आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है कि यह 4 गुना है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि किसी संयुक्त परिवार में दादा और दादी की औसत आयु है 67 वर्ष, यानी कि यहाँ पर दादा और दादी 2 लोग हैं और उनकी औसत आयु है 67 वर्ष। तो यहाँ पर हम 67 में 2 का गुणा कर लेंगे तो टोटल आयु निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर टोटल आयु हो जाएगी 2 सत्ते 14 की 4, रिमाइंडर 1 और 2 छंग 12 और 1 13, यानी कि 134 वर्ष। इसके बाद माता और पिता की औसत आयु है 36 वर्ष। यहाँ पर भी 2 लोग हैं, तो यहाँ पर भी इस 36 वर्ष में भी हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 छंग हो जाएगा 12, रिमाइंडर 2 1 और 2 3 6 और 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 72 वर्ष। इसके बाद 3 पौत्र और पौत्रों की औसत आयु है 6 वर्ष। यहाँ पर है 3 लोग, तो हम इस 6 वर्ष में भी करेंगे 3 का गुणा तो 6 त्रिक हो जाएगा 18 वर्ष। अब हमें ज्ञात करना है कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी। तो हम इन तीनों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे 134, 172 और 18। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 2 10 और 4 14 की 4, रिमाइंडर 1 आएगा, 7 3 10 11 और 1 रिमाइंडर 12 की 2, रिमाइंडर 1 और 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 224। अब जो टोटल संख्या है वो यहाँ पर है 2 और 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 2 7, तो 224 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 7 से, तो टोटल एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 त्रिक हो जाएगा 21, 1 आएगा बनेगा 14 और 7 दूना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 वर्ष, यानी कि उन सभी परिवार की जो औसत आयु आ जाएगी वो आ जाएगी 32 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 96। तो हमें ज्ञात करना है कि दर कितनी होगी। जब भी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला है PR² अपान में होता है आपका 100 का स्क्वायर। ये होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला। तो P होता है आपका मूलधन, तो यहाँ पर आपका मूलधन है 15,000 रुपये, तो हम लिखेंगे 15,000 R², तो हमें दर ही निकालनी है, अपान में कर देंगे 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर। तो अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 96, तो हम लिख देंगे 96। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 0 से ये 3 0 आपका कैंसिल हो जाएगा,
5 तियाँ हो जाएगा 15 और 5 दूना हो जाएगा 10। अब 96 की 3 से काटेंगे तो 3 तिरक का 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 32 दूना हो जाएगा 64, यानी कि आर स्क्वायर का मान आ चुका है यहाँ पर 64। तो यहाँ पर आर का जो मान आएगा वो आ जाएगा 8%, यानी कि जो दर है वो आ जाएगी 8%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8%, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:4 और यदि आयत का परिमाप है 140 तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब ये है आपका 140, तो यहाँ पर 2 इंटू में लंबाई है 3 रेशियो तो 3x और चौड़ाई है आपकी 4 रेशियो तो 4x और बराबर में आपका 140। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 4 7x बराबर 2 उस तरफ बटे में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 70। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 10। हमें निकालना है कि आयत की लंबाई कितनी होगी। तो आयत की लंबाई है यहाँ पर 3 रेशियो, तो 3 गुणा 10 कर देंगे तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो आयत की लंबाई हो जाएगी वो आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर। यदि साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का मान है 2 तो हमें ज्ञात करना है कि साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कॉसेक की पावर 120 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का मान दिया गया है। कितना दिया गया है 2। हमें ज्ञात है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा है और प्लस में कॉसेक थीटा को हम लिख लेंगे 1/साइन थीटा और इसका मान हमें ज्ञात है 2। अब हमें ज्ञात करना है साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कॉसेक की पावर 120 थीटा का मान। तो यहाँ से हमें एक चीज़ याद है कि x प्लस 1/x बराबर 2 तभी होता है जब x बराबर आपका 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस में 1/साइन थीटा का मान 2 तभी पॉसिबल होगा जब साइन थीटा का मान हो जाएगा 1। यहाँ से हमें साइन थीटा का मान पता चल चुका है कि साइन थीटा का जो मान होगा वो आपका होगा 1। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कॉसेक की पावर 120 थीटा। तो साइन थीटा का मान है 1 और उसकी पावर 120 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस में। अब कॉसेक थीटा को हम लिखते हैं 1/साइन थीटा। अब 1/साइन थीटा की पावर 120 करेंगे, 1 की पावर 120 करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा 2। तो यानी कि साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कॉसेक की पावर 120 थीटा का मान हमारा आ जाएगा 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। आइए हम इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कैसे यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान हमें दिया गया है 2। तो हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा और बराबर में है 2। हमें एक चीज़ पता है कि x प्लस में 1/x बराबर 2 तभी होता है जब x का मान आपका 1 होता है, यानी कि यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस में 1/साइन थीटा है। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा। यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कॉसेक की पावर 120 थीटा। तो 1 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 120 क्योंकि साइन का मान है 1 प्लस 1/1 की पावर यहाँ पर भी हो जाएगा 120 क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। अब यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 1, तो 1 और 1 हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका जो HCF है वो है 19, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में
हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में देखने को मिलेगा और ये टीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन आपका यह है कि दो संख्याओं का योगफल है 342। तो हम मान लेते हैं हमारी जो पहली संख्या है उसको मान लेते हैं यहाँ पर x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। अब इनका जो योग है वो यहाँ पर दिया गया है हमें 342। अब इनका एचसीएफ जो है वो है 19। तो 19 की हम इन दोनों संख्याओं से कर देंगे गुणा, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो दोनों संख्याओं में छिपा होता है। इसके बाद यहाँ से हम x प्लस वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 342 अपान में 19। तो 19 से 342 को काटेंगे तो 19 51 हो जाएगा आपका 19 और 19 अट्ठे हो जाएगा 152। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान आ चुका है 18। अब हमें यहाँ पर x और y के ऐसे फैक्टर चाहिए जिससे उनका योग आ जाए 18 और वो दोनों संख्याएं को प्राइम हों। तो यहाँ पर एक संख्या हो जाएगी 1 प्लस में 17, ये बराबर आपका हो जाता है 18। यदि यहाँ पर हम 16 और 2 लें तो 16 जो हो वो आपका 2 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर जो 16 और 2 होंगे ये को प्राइम नहीं होंगे। इसके बाद जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 13 और 5, क्योंकि 13 और 5 18 होता है और दोनों संख्याएं आपकी को प्राइम है। इसके बाद जो तीसरी संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 11 प्लस में 7, क्योंकि 11 और 7 आपका 18 होता है और ये दोनों आपकी को प्राइम है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके 3 युग्म ही संभव है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 प्रेक्षणों का जो औसत है वो है 53। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 28 प्रेक्षण है और उनका जो औसत है वो यहाँ पर 53 है। इसके बाद जो प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत है वो है 54। तो जो फर्स्ट 11 नंबर है प्रेक्षण है, जो फर्स्ट 11 प्रेक्षण है उनका औसत दिया गया है 54। और इसके बाद अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत जो दिया गया है वो दिया गया यहाँ पर 52.5। अब हमें ज्ञात करना है कि 11वें नंबर का जो प्रेक्षण है उसका मान, उसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पर टोटल 28 प्रेक्षण है और यहाँ पर देखें तो 11 और 18 हो जाएगा 29, यानी कि यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है संख्या। आपको ओवरलैप संख्या दिख रही हो तो आपको जो 11वीं संख्या है उसका यदि प्रेक्षण का जो मान है वो निकालना हो, यहाँ पर आप इस प्रकार से उसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 54 है वो 53 से आपका एक ज़्यादा है। अब एक ज़्यादा है तो टोटल संख्या है 11, तो 11 51 हो जाएगा 11, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव है। इसके बाद इस 52.25 को देखें तो 0.5 आपका कम है। अब टोटल संख्या है 18, तो 18 से इसकी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9, जो कि आ जाएगा आपका माइनस का। अब यहाँ पर डेविएशन मेथड लगाएंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 2, यानी कि जो 11वां प्रेक्षण है उसका जो मान होगा वो 53 से 2 कम होगा। तो 53 में से हम 2 को माइनस कर ले, 2 में प्लस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 आया है। तो 53 और 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 55, यानी कि जो 11वां प्रेक्षण है उसका जो मान होगा वो होगा 55। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ के 3 समीपवर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें निकालना है कि घनाभ का जो आयतन है वह कितना होगा। तो जब भी आपको घनाभ के 3 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हों तो उनका जो आयतन होता है वो होता है तीनों पृष्ठीय जो क्षेत्रफल दिए हैं उनका गुणा और उसमें कर देंगे आप अंडर रूट, ये होता है घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर जो पहला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका मान है 5, दूसरा है 16 और यहाँ पर तीसरा है 20। अब यहाँ से हमें इसका अंडर रूट ज्ञात करना है। तो 16 पंचे हो जाएगा 80 और 8 दूना हो जाएगा 1600, यानी कि इनका गुणा आ जाएगा 1600। अब 1600 का जो रूट होता है वो होता है 40,
यानी कि जो घनाभ का आयतन होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वोटिंग से रिलेटेड है और वोटिंग का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, यानी कि यदि अगर 100% मतदाता हैं तो उनमें से 80% वोट डालने गए और 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। इसके बाद क्वेश्चन है कि जिनमें से 53 वोट अवैध घोषित कर दिए गए यानी कि अनवैलिड हो गए। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% वोट मिले और वह 1013 वोटों से जीत गया। तो सूची में मतदाताओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो टोटल वोट पड़े हैं वो पड़े हैं 80%। इसके बाद 53 वोट अवैध हो गए तो 53 भी आपका 80% में ही आएगा। इसके बाद जो 48% वोट पड़े हैं विजेता को और जो आपका हार गया है उसके वोटों से 1013 वोटों से जीत गया है। तो यहाँ पर जो हार गया है उसके वोट आ जाएंगे 1013, वो 48% माइनस का 1013 वोट। अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 48 और 48 यहाँ पर हो जाएगा आपका 96%। अब 96 में 80 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 16% और 1013 में से यहाँ पर 53 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 960। यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 16 छक्का होता है 96 और 2 जीरो, तो जो टोटल वोटिंग की संख्या है वो आ जाएगी 6000। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6000, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।